तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप आईएएस बन गए उसके बाद आराम ही आराम है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक शुरुआत को लेकर भ्रमित रहते हैं कि इस नौकरी की तैयारी की हम शुरुआत कहां से करें। जब आप यूपीएससी की तैयारी करने के लिए उतर रहे हैं तो ये यूपीएससी दरअसल है क्या, ये संस्थान क्या है, ये परीक्षा क्या है, ये किस तरह से होती है, इसकी आवश्यकता क्या है। लेकिन हमको एक जिज्ञासा हो कि यार ये सब कर क्यों रहा है यूपीएससी। देश में आईएएस तो आप और भी तरीकों से चुन सकते हो, इसका पॉइंट क्या है कि देश का गांव का बच्चा, गरीब का बच्चा, सामान्य आदमी का बच्चा, मजदूर का बच्चा भी अगर एक सिविल सर्वेंट बनना चाहे तो वो बन सकता है। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या कहा था, उन्होंने कहा कि भैया ये जो सिविल सर्वेंट हैं ये भारत का स्टील का ढांचा है जिसके ऊपर वास्तविकता में पूरे देश का प्रशासन टिका हुआ है। कि अगर आपको वास्तविकता में लगता है कि आपको कुछ बदलाव लाना है, अगर आपको उसे किसी तरह से बदलना है, उसमें कुछ सुधार लाना है, तो सिविल सर्विसेज से बेहतर वाहन आपको नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने कामों से जाने जाएं, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने कामों से बदलाव लेकर आ पाएं, तो ये नौकरी आपके लिए है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी में। मेरा नाम है अतुल जैन। यूपीएससी की तैयारी का एक ये लंबा सफर जो आप लोगों ने अब शुरू किया है या फिर आप कुछ समय पहले शुरू कर चुके हैं, ये कोई आसान या कोई सामान्य सफर नहीं है। यह सफर है एक आम स्टूडेंट से, एक सामान्य विद्यार्थी से देश की सबसे प्रेस्टिजियस नौकरी तक पहुंचने का सफर। और जब मैं ये कहता हूं कि यह नौकरी निस्संदेह देश की सबसे प्रेस्टिजियस नौकरी है, तो इस बात को आपको मानना पड़ेगा। अगर आप मेरी बात नहीं मानना चाहते तो बाहर जाकर आप आसपास की दुनिया में किसी से भी पूछ लीजिए कि किसी भी अन्य नौकरी की तुलना में जो व्यक्ति सिविल सर्विसेज में काम करता है, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस अधिकारी वगैरह होता है, उसकी सामाजिक मान्यता, सोशल प्रतिष्ठा जो होती है वो किसी भी अन्य नौकरी की तुलना में ज्यादा होती है। तो आमतौर पे हम में से ज्यादातर लोग एक शुरुआत को लेकर भ्रमित रहते हैं कि इस नौकरी की तैयारी की हम शुरुआत कहां से करें। और मेरा यह मानना है कि आप जब भी क्रिकेट खेलने जाएं तो थोड़ा सा पिच का जायजा पहले जरूर लेना चाहिए, है ना। यह बात सत्य है कि नहीं है। आपका टैलेंट आपके पास है, आपके स्किल्स आपके पास हैं, वो बात सही है, लेकिन पिच का जायजा जरूरी है। तो मैं ये मानता हूं कि जब आप यूपीएससी की तैयारी करने के लिए उतर रहे हैं तो ये यूपीएससी दरअसल है क्या, ये संस्थान क्या है, ये परीक्षा क्या है, ये किस तरह से होती है, इसकी आवश्यकता क्या है, मतलब ऐसा क्यों कराया जा रहा है। ये जो पूरा एक इतना लंबा चौड़ा एग्जाम का इकोसिस्टम बनाया गया है, इसका पॉइंट क्या है, एक बार इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगले 15-20 मिनट में, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आपका, बहुत ही जल्दी जल्दी क्विकली शॉर्ट में समझाऊंगा, लेकिन अगले 15-20 मिनट में आपके दिमाग में ये सारे कॉन्सेप्ट्स मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं यूपीएससी और सिविल सर्विसेज एक शुरुआत, और जिसको मैं कहता हूं बिगिनर्स गाइड। एक बिगिनर की यह गाइड है देश के सबसे प्रेस्टिजियस, देश के सबसे प्रतिष्ठित एग्जाम की ये एक बिगिनर्स गाइड है। आइए इसकी चर्चा को शुरू करते हैं। ये किसके लिए है? जो बिल्कुल अभी बिगिनर हैं, जिन्होंने अभी अभी तैयारी शुरू करी है, उनके लिए है, या फिर जिनको जिज्ञासा है। देखो, कई बार ये भी होता है कि हम में से कुछ लोग, हो सकता है कुछ महीने से तैयारी कर रहे हो, लेकिन हमको जिज्ञासा हो कि यार ये सब कर क्यों रहा है यूपीएससी। देश में आईएएस तो आप और भी तरीकों से चुन सकते हो, इसका पॉइंट क्या है। और जो लोग एकदम जीरो से शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है, तो याद रखिए, मैं आमतौर पे बहुत सारे सेलेक्टेड स्टूडेंट से मिलता हूं, और तैयारी तो ठीक है, हर कोई पूछता है कि आपने कौन सी किताबें पढ़ी, क्या पढ़ी, लेकिन मैं आमतौर पे इस कहानी में बड़ा इंटरेस्टेड होता हूं कि यार आपने जो है ये सोचा कब, ये सोचा कैसे, आइडिया कैसे जर्मिनेट हुआ। कोई एक इंजीनियर था, कोई डॉक्टर था, कोई कहीं पढ़ा रहा था, कोई कहीं एमएनसी में नौकरी कर रहा था, तो ये आइडिया कैसे जर्मिनेट हुआ। तो शायद यही जिज्ञासा सबसे पहले एक दिन के हर किसी के दिमाग में आई होगी, और जिसके आधार पर वो आगे जाकर उसने तैयारी करी और वो आईएएस बना। तो हो सकता है ये आज आपकी उसी जिज्ञासा का उत्तर हो। चलिए, अच्छा, शुरू करने के पहले आपको बता दूं, अनअकैडमी का शिक्षा महोत्सव शुरू हो चुका है भाई। तो इसमें आपको मिल रही है ट्रिपल ट्रीट। ट्रिपल ट्रीट का मतलब क्या है? 2027 के एस्पिरेंट्स के लिए आप देख सकते हो, 1 साल का और 1.5 साल का सब्सक्रिप्शन है 19,000 और 22,000 रुपए का। ठीक है, 2028 वालों के लिए 2 साल का सब्सक्रिप्शन है 24,000 का, और 2029 वाले हमारे अभ्यर्थियों के लिए 3 साल का सब्सक्रिप्शन है 29,000 रुपए का। इनमें से कोई सा भी सब्सक्रिप्शन चाहिए तो आपको कोड लगाना होगा अतुल जैन। ठीक है जी।
अतुल जैन कोड आपको अप्लाई करना होगा और आपको ये सब्सक्रिप्शन प्राप्त हो जाएंगे। तो इनसे आज ही जुड़िए और अपनी तैयारी को एक सटीक आकार आप प्रदान करें, ये मेरा आप सभी से आग्रह होगा। तो आप जब भी तैयारी कर रहे हैं, देखिए अनअकैडमी में आप जिस समय भी तैयारी कर रहे हैं उसके हिसाब से आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। साथ के साथ आपको अनअकैडमी अश्योर मिलता है। अश्योर का क्या मतलब है कि अगर आपने ढंग से तैयारी करी और आपका अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो उसके अगले अटेम्प्ट के लिए भी आपको सब्सक्रिप्शन जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, आपसे कोई पैसा एक्स्ट्रा नहीं लिया जाएगा। यानी कि अगर आपने 3 साल का लिया है और अश्योर में आपको 1 साल बाद का सब्सक्रिप्शन और मिलेगा। अगर आपने, जो हमारी कुछ शर्तें हैं कि कम से कम 50 घंटे 100 घंटे के लेक्चर देखने जरूरी है, कम से कम 25 टेस्ट देने जरूरी है, शर्तें नहीं है, यह आपका खुद का कमिटमेंट है कि आप पढ़ो तब, ठीक है। तो अगर आप पढ़ाई करते हो और आपका सिलेक्शन किसी कारणवश नहीं हो पाता है तो आपको अगले साल का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा, या अनअकैडमी अश्योर है। तो अतुल जैन कोड लगाकर आज ही जुड़िए, अपनी तैयारी को सही आकार प्रदान कीजिए। चलिए सबसे पहले हिस्ट्री का लेसन भाई। यूपीएससी है क्या? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग। तो संघ लोक सेवा आयोग क्या है? ये क्या है? ये 1 अक्टूबर 1926 को, यानी कि अंग्रेजों के जमाने में, आजादी के पहले इस संस्थान की स्थापना की गई। दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। दिल्ली में एक धौलपुर हाउस नाम की जगह है, आप अगर वहां गए हो तो वहां पर इसको बनाया गया है। एक बहुत बड़ा सा भवन है, बहुत बड़ी सी बिल्डिंग है। अगर आप यूपीएससी का इंटरव्यू देने जाओगे तो आपको उसके अंदर प्रवेश करने का मौका मिलेगा, अन्यथा बाहर से ही आप देख सकते हो, अंदर से जाने का मौका नहीं मिलेगा आपको। आप जब इंटरव्यू देने जाओगे तो आप यूपीएससी बिल्डिंग के अंदर जाओगे। कुछ लोगों का मेंस वगैरह का सेंटर भी पड़ता है, लेकिन कम का होता है, ठीक है। इंटरव्यू सारे के सारे वहीं होते हैं। और ये क्या है? ये देश का सबसे बड़ा और सबसे प्रतिष्ठित रिक्रूटमेंट बॉडी है। तो यूपीएससी का काम क्या है? देखो इसको समझिए कि यूपीएससी जो है, यूपीएससी भारत के संविधान के तहत बनाया गया है। भारत में कई तरह के कानून हैं, उनमें से जब आप आगे पॉलिटी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कानूनों में सर्वोपरि होता है संविधान, ठीक है। संविधान जो होता है वो सबका सबसे ऊंचे स्तर का कानून आप मान सकते हैं, सबसे ऊंचे स्तर का नियम आप मान सकते हैं। तो आर्टिकल 315 जो है भारत के संविधान का, वो क्या कहता है? वो यूपीएससी का गठन करता है। यानी कि ऐसा नहीं है, यानी कि ये एक स्वायत्त बॉडी है, ये सरकार के अधीन नहीं आता है। इसके पास अपनी खुद की शक्तियां हैं जो इसको भारत का संविधान देता है। याद रखिएगा, अगर संविधान ने किसी बॉडी को बनाया है तो वो सरकार के नीचे फिर नहीं आती है, वो फिर उसके पास अपनी खुद की शक्तियां हैं, अपनी खुद की ताकत है जो उसको भारत के कॉन्स्टिट्यूशन से मिली है, भारत के संविधान से मिली है। ये हर साल अपनी रिपोर्ट सीधे भारत के राष्ट्रपति को देता है। किसी मंत्री को, प्रधानमंत्री को यह अपनी रिपोर्ट नहीं देता है, यह अपनी रिपोर्ट सीधे भारत के राष्ट्रपति को देता है। वो रिपोर्ट राष्ट्रपति ये इंश्योर करते हैं कि संसद में रखी जाए। यह पूरी तरह से निष्पक्ष है और स्वतंत्र है। इसके ऊपर संविधान यह व्यवस्था करता है कि किसी भी तरह का दबाव ना हो, किसी भी तरह की पार्टियों से यह प्रभावित ना हो, किसी भी राजनीतिक दल से, किसी भी नेता से यह प्रभावित ना हो। संविधान इसकी व्यवस्था करने का पूरा प्रयास करता है कि यह एक स्वतंत्र और निष्पक्ष बॉडी के तौर पे काम करे। भाई इतनी शक्तियां दी हैं अगर इसे, तो काम भी कुछ इंपॉर्टेंट कर रहा होगा, वरना तो कोई भी कर सकता था। देखिए, जो इतनी सारी ताकतें दी हैं, सरकार से आजादी दी है कि आपको सरकार आप पे दबाव नहीं डाल सकती, मतलब काम कुछ तो इंपॉर्टेंट होगा। ऐसा क्या करता है? यहां पर यह है कि यूपीएससी को क्यों बनाया गया। भाई सवाल अगला यही आता है ना कि यार अगर इतनी ताकत आपने दी है, इतनी आजादी दी है, यार कुछ तो बड़ा काम कर रहा होगा, ये कुछ तो इंपॉर्टेंट काम कर रहा होगा। तो आजादी के पहले क्या था? अंग्रेज अपने लोगों को बड़े पदों पर बैठाते थे। अंग्रेजों का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस था वो रिक्रूटमेंट बाय इंट्रोडक्शन था, कि अगर मैं आपको जानता हूं तो मैं आपको किसी पद पे नियुक्त कर दूंगा। आप कुछ अरिस्टोक्रेटिक परिवारों से हो, कुछ ब्रिटिश राजघराने से जुड़े हुए उनसे संबद्ध परिवारों से हो, या आपके माता पिता, आपके खानदान के लोग जो हैं वो बड़े बड़े पदों पर रहे हैं, रॉयल्टी रहे हैं, तो आमतौर पे उनके बच्चों को जो है प्रशासनिक पदों पर भारत में भेजा जाता था कि आप जाइए भारत में राजा की तरह राज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हम आजाद हुए तो हमने यह तय किया कि ये जो राजशाही टाइप का सिस्टम है, एक तो हमने राजशाही खत्म करी, और दूसरा ये राजशाही टाइप का सिस्टम जो भारत के सिविल सेवाओं में चल रहा था, ये भी हमको खत्म करना था। और हमने कहा कि हम सिविल सर्विसेज को सबके लिए ओपन करना चाहते हैं, कि देश का, गांव का बच्चा, गरीब का बच्चा, सामान्य आदमी का बच्चा, मजदूर का बच्चा भी अगर एक सिविल सर्वेंट बनना चाहे तो वो बन सकता है। तो इसके लिए हमने क्या किया? हमें एक मेरिट आधारित व्यवस्था की आवश्यकता थी, जो योग्यता के आधार पे अवसर जो है लोगों को अवसर प्रदान करे। तो इसी तरह से, जिसको हम कहते हैं द वॉचडॉग ऑफ मेरिट, बात समझ में आई कि नहीं आई? द वॉचडॉग ऑफ मेरिट,
यानी कि मेरिट का संरक्षक बनाकर हमने भारत के संविधान में यूपीएससी की स्थापना की गई। मेरिट नॉट पेट्रनेज, यानी कि अब जो है अफसर की नियुक्ति होगी मेरिट से, पहचान से नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि आपके पिताजी जो हैं वो किसी मंत्री को जानते हैं तो आप आईएएस बन जाओगे। आज की तारीख में करके दिखाओ, ऐसा आप नहीं कर सकते। अब आप जानते हैं ना, अब आप ऐसा नहीं कर सकते। अब आपको भैया एक कॉमन एग्जाम देना होगा, चाहे किसी मंत्री का अपना ही बच्चा क्यों ना हो, वो एक कॉमन एग्जाम देगा, उसमें सेलेक्ट होगा, उसके बाद ही वो इस सर्विस में आएगा, वरना नहीं आ सकता। तो मेरिट नॉट पेट्रोनेज, ये इसका बेसिक आइडिया है। यूपीएससी के मुख्य काम क्या है? एग्जामिनेशन कराना। और केवल यूपीएससी जो सिविल सर्विसेज जिसको हम कहते हैं, केवल वो नहीं, सिविल सर्विसेज एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ जैसी बड़ी परीक्षाएं कराता है। रिक्रूटमेंट के लिए रूल्स बनाना, भाई कौन एलिजिबल है, एग्जाम कैसे होगा, ये सारे नियम यही बनाता है। प्रमोशन और ट्रांसफर में सलाह। आप देखेंगे यूपीएससी का रोल आपके जीवन में, यहां अगर आप आईएएस बन जाते हैं तो यूपीएससी का रोल आपके जीवन में आगे भी रहेगा। आपके प्रमोशंस के समय उसकी सलाह ली जाएगी, कुछ बड़े बड़े पदों पर आपकी तैनाती के समय यूपीएससी की सलाह ली जाएगी। और डिसिप्लिनरी मैटर्स, अगर आपके खिलाफ भगवान ना करे कोई अनुशासनात्मक जांच वगैरह कभी बैठती है तो यूपीएससी उसमें भी योगदान देता है, यूपीएससी उसमें भी एक काम करता है। हालांकि यूपीएससी उसमें कई बार अफसरों का पक्ष भी लेता है, अफसरों को बचाने का भी प्रयास करता है अगर अफसर जेन्युइन है। मान लीजिए कोई अफसर जो है किसी राजनीतिक द्वेष के कारण उस पर कार्रवाई की जा रही है तो यूपीएससी अक्सर अपने अफसरों के साथ भी खड़ा होता है, यह भी काम यूपीएससी का है। ब्यूरोक्रेसी क्या है ये तो आप लोग जानते ही हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जब हिंदुस्तान आजाद हुआ, देखिए जब भारत आजाद हुआ तो एक मांग ये उठी कि यार ये जो इंडियन सिविल सर्विसेज है, ये इन्हें क्या थे, ये लोग अंग्रेजों के समय में बड़ा अत्याचार करते थे, साहब थे अंग्रेजों के समय में। तो ये मांग की गई कि इस सेवा को हम खत्म कर देते हैं, इस सेवा को हम एलिमिनेट कर देते हैं और अब भारत में इसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या कहा था, उनका बड़ा प्रसिद्ध एक वाक्य है, स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया। उन्होंने कहा कि भैया ये जो सिविल सर्वेंट हैं ये भारत का स्टील का ढांचा है जिसके ऊपर वास्तविकता में पूरे देश का प्रशासन टिका हुआ है। तो आपके देश के अंदर आप समझिए कि नेता तो देखो आने जाने हैं, है ना, आपके यहां कोई सरकार आज है कल रहेगी नहीं रहेगी पता नहीं। इसके अलावा नेता हमेशा राजनीतिक हित की बात सोचते हैं क्योंकि उनको चुनाव लड़ना होता है। तो ऐसे में ब्यूरोक्रेसी जो होती है, प्रशासन जो होता है, वो देश के प्रशासन में एक कंटिन्यूटी प्रदान करता है कि भाई नेता बदल जाएगा, सरकार बदल जाएगी, अफसर वही रहेंगे। इसके अलावा अफसर लंबे समय तक, भाई नेता तो 5 साल काम करेगा केवल अपने पद पर, लेकिन अफसर अपने पद पर बहुत लंबा कार्यकाल गुजार के आते हैं, उनके पास एक्सपीरियंस होता है, उनके पास प्रशासन को चलाने का भी तजुर्बा होता है। तो एक तरह से आपको अगर आप ये कहें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि वास्तविकता में देश का शासन जो है वो अफसर चलाते हैं, नेता केवल उनका पब्लिक फेस होते हैं, नेता केवल सार्वजनिक चेहरे होते हैं, लेकिन देश का शासन प्रशासन जो है वो वास्तविकता में अफसर ही चलाते हैं। सिविल सर्वेंट करते क्या है? पॉलिसी बनाना और लागू करना। पॉलिसियों की घोषणा अक्सर नेता करते हैं, लेकिन आप सोचिए अब जैसे ये वीबीजी रामजी योजना आई है, आपको ऐसा थोड़ा ना लगता है कि भाई कोई ग्रामीण विकास मंत्री जो है हमारे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठ के बनाई होगी, उनका योगदान रहा होगा, उनके इनपुट्स गए होंगे, लेकिन जो योजना का खाका है कि भाई क्या होगा, कैसे लागू किया जाएगा, ये तो अफसरों ने ही बनाया होगा पूरा डिटेलिंग। तो ये योजनाओं को बनाना और ये ग्राउंड लेवल पे कैसे लागू होगा, ये काम तो उनके सचिव देखेंगे, बाकी ऑफिसर्स देखेंगे, जिला लेवल पे कलेक्टर देखेंगे, बाकी अधिकारी देखेंगे। तो लागू करना अफसरों का ही काम है। ठीक है। जिला का प्रशासन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ये आपको पता है, आप लोग जब आईएएस बन जाएंगे 5-7 साल में आप लोग कलेक्टर बन जाएंगे। तो कलेक्टर क्या होता है? वो बेसिकली जिले का सीईओ होता है। जैसे किसी कंपनी में सीईओ क्या करता है, भाई कंपनी में तो बहुत सारे विभाग हैं, उन सबका ओवरऑल कोऑर्डिनेशन जो है वो आपका सीईओ करता है। यही काम जिले में कलेक्टर का होता है कि भाई आपका जिले में बहुत सारे मंत्रालय, बहुत सारे विभाग हो सकते हैं, उन सभी का ओवरऑल रिपोर्टिंग कि सब अपना काम ठीक से कर रहे हैं कि नहीं, यह काम कलेक्टर का होता है। क्राइसिस मैनेजमेंट, बहुत बड़ी भूमिका। कोविड में हमने देखा कि किस तरह से प्रशासन ने आगे आकर लोगों की मदद की। बाढ़, भूकंप जैसी चीजों में हम देखते हैं कि प्रशासन लोगों की सहायता अक्सर करता है, तो उस समय हमको नजर आता है कि प्रशासन की बड़ी भूमिका होती है। सिविल सर्वेंट अगर आप बनते हो तो आपके 3 बड़े फायदे क्या हैं यार? देखो, हालांकि मेरे ख्याल से अगर फायदे का मैंने स्लाइड डाली, लेकिन फिर मैं सोच रहा था कि 3 बड़े फायदे जो है, मेरे ख्याल से फायदे मत ढूंढो। अगर आपका मन है, अगर आपकी इच्छा है, आप मोटिवेटेड महसूस करते हो, तो आप इस नौकरी के लिए आओ, क्योंकि बड़ी मेहनत है यार। लेकिन तब भी अब डाली है तो बता देते हैं। पहला है आज के जमाने में जॉब सिक्योरिटी, है ना जी। देखो, सिविल सर्वेंट को नौकरी से निकालना कोई आसान काम नहीं है।
संवैधानिक सुरक्षा प्राप्त है आर्टिकल 311 के हिसाब से सिविल सर्वेंट को, उसे केवल राष्ट्रपति ही पद से निकाल सकता है। तो आसानी से पद से सिविल सर्वेंट को नहीं हटाया जा सकता। अब एआई वगैरह आ गया है, सारी प्राइवेट नौकरियों पे संकट हो गया है, तो भाई सरकारी नौकरी की तरफ लोगों का रुझान बढ़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और सबसे दूसरे और जो मेरे ख्याल से सबसे बड़ी चीज है वो है यार पावर टू चेंज, कि अगर आपको वास्तविकता में लगता है कि आपको कुछ बदलाव लाना है, आपके आसपास की जो दुनिया है, आसपास का जो परिवेश है, अगर आपको उसे किसी तरह से बदलना है, उसमें कुछ सुधार लाना है, तो सिविल सर्विसेज से बेहतर वाहन आपको नहीं मिलेगा। हम सब शिकायत करते हैं कि ये गलत है, वो खराब है, ये खराब है, लेकिन यार ज्यादातर हम जो आप किसी प्राइवेट नौकरी में आप काम करते हैं तो आपके पास सुधार लाने का कोई खास तरीका नहीं है। आप एक कंपनी के हित में, कंपनी का लाभ बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। सिविल सर्विसेज में आप एक्चुअली चीजें सुधार सकते हैं। और पावर और प्रेस्टीज, ये तो आपको पता ही है, प्रेस्टीज, रिस्पेक्ट, यार आईएएस की इज्जत तो देखो है, ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप आईएएस बनते हैं तो भाई आपको हर जगह सम्मान मिलता है, आपका जो है आप एक बहुत ही सम्मानित व्यक्ति होते हैं। आप अपने कॉलेज जाएंगे जब आईएएस बनने के बाद तो आपको चीफ गेस्ट बना के ही बुलाया जाएगा। इस बात को समझिए, आपके साथ एक प्रोटोकॉल अटैच्ड होता है। आप कहीं जाते हैं तो आपको एक सम्मान के साथ एक जो है बहुत ही सम्मान आपको मिलता है, मतलब बहुत ही सम्मानजनक नौकरी है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में क्या फर्क होता है, ये बहुत कॉमन कंफ्यूजन है। देखो यूपीएससी जो है वो आपका केंद्रीय नौकरियों के लिए होता है, और स्टेट पीएससी क्या होता है, हर राज्य सरकार का अपना प्रशासन होता है। तो हर राज्य सरकार अपने प्रशासन के लिए भी अफसर चुनती है। तो हर राज्य का जो लोक सेवा आयोग है, जैसे उत्तर प्रदेश का एक लोक सेवा आयोग है जो इलाहाबाद में है, आपका बिहार का एक लोक सेवा आयोग है जो पटना में है, ठीक है, आपके अलग अलग राज्यों का लोक सेवा आयोग है, वो अपनी स्वयं की भी एक परीक्षा कराता है। लेकिन यूपीएससी वाले जो एग्जाम होते हैं उसमें जिस तरह के पदों पर आप पहुंचते हैं और जिस तरह का आपका करियर प्रोग्रेशन होता है, जिस तरह की आपकी तरक्की होती है, वो अनपैरेलल्ड है। मतलब आप ऐसा समझिए कि अगर आप यूपीएससी में सेलेक्ट होते हैं तो आप 6 साल में डीएम बन जाते हैं, कलेक्टर बन जाते हैं। वहीं अगर आप किसी राज्य के पीएससी में सेलेक्ट होते हैं तो आपको कलेक्टर बनने में आमतौर पे 18 से 20 साल लग जाते हैं। मतलब 16 से 18 साल, अलग अलग राज्यों में अलग अलग हो सकता है, लेकिन 16 से 20 साल तक आपको लग जाएंगे। तो आप सोच के देखिए, अगर आप 25 साल की उम्र में आईएएस बनते हैं तो 30-31 साल के होते होते आप किसी जिले के कलेक्टर होंगे। वहीं यहां पर अगर आप 25 साल की उम्र में सेलेक्ट होते हैं तो 45-46 साल के होने पर आप जो है कहीं के कलेक्टर बन पाएंगे। तो निश्चित तौर पे ये जो यूपीएससी से चयनित जो व्यक्ति होगा वो निश्चित तौर पर इसका बॉस होगा। यहां पर ये जो है आपका एक प्रोग्रेशन बहुत तेज होता है, केंद्रीय सेवा है, इसको आप समझ सकते हैं। लेकिन कंपटीशन लेवल भी यार आप समझिए, यूपीएससी के एग्जाम में 10 लाख से ज्यादा एस्पिरेंट, करीब 9,82,000 के आसपास एस्पिरेंट जो थे वो 2025 में उन्होंने फॉर्म भरा था। 958 लोग जो है, ठीक है, 958 लोगों का चयन जो है हुआ था। तो 1000 से कम लोगों का चयन आमतौर पे इसमें होता है, जबकि आपके करीब 9-10 लाख लोग आमतौर पे फॉर्म भरते हैं। तो निश्चित तौर पे सिलेक्शन रेशो के मामले में ये देश का सबसे कठिन एग्जाम माना जा सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। यूपीएससी का पूरा सिस्टम जो आपको मैंने बताया, भाई संविधान यूपीएससी का निर्माण करता है। यूपीएससी से चयनित अधिकारी जो होते हैं, भारत सरकार का डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग जो है, डीओपीटी जो है, वो उनका एक तरह से कैडर मैनेजमेंट करता है, उनकी देखभाल करता है, और उसके बाद ये जो है आप एक अफसर बनते हैं, ठीक है। तो ये बात रखिए, इस कड़ी को याद रखिए। ये पूरा सिस्टम जो है वो वास्तव में इस पूरे संगठन को, इस पूरे संस्थान को बनाता है और चलाता है। ये आपको सिंपल सी बात, सिंपल सी चीजें याद रखनी है। इसमें आप ये बात याद रखिए कि इसमें जो है 3 आपकी ऑल इंडिया सर्विसेज होती हैं। ये फॉरेस्ट होना चाहिए, माफ कीजिएगा। 3 सेवाएं ऐसी होती हैं जो आपकी ऑल इंडिया सर्विसेज होती हैं, लेकिन इसमें फॉरेस्ट सर्विस जो है तीसरी वाली, इसका चयन अलग तरीके से होता है, इसका चयन अलग तरीके से होता है, ठीक है जी। तो आईएएस, आईपीएस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, भारतीय वन सेवा, भारतीय वन सेवा की एक अलग परीक्षा होती है, प्रीलिम्स कॉमन होता है, बाकी परीक्षा अलग होती है। ऑल इंडिया सर्विसेज जो है ये आमतौर पर अत्यधिक रेपुटेशनल मानी जाती हैं, बहुत प्रतिष्ठित मानी जाती हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, तो आपको एक और वीडियो में बनाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा कि इनको ऑल इंडिया सर्विस क्यों कहते हैं। क्योंकि आप जब इनमें चयनित होते हैं तो आपको एक राज्य का कैडर मिलता है। कैडर मतलब आप अपनी सेवा का एक बड़ा हिस्सा उस राज्य में व्यतीत करते हैं। तो आप जब यूपीएससी में सेलेक्ट होंगे तो हो सकता है आपको आंध्र प्रदेश कैडर मिल जाए, तो आपको अपनी सेवा के पहले 15-20 साल आंध्र प्रदेश में गुजारने होंगे। कैडर का एलोकेशन कैसे होता है वो अगले वीडियो में बताऊंगा, वो एक अलग टॉपिक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैडर वगैरह का एलोकेशन कैसे होता है।
देखो भाई, एक सिविल सर्वेंट जो है, ये बात याद रखिए, अगर आपको, हम लोगों से क्या है, हम में से ज्यादातर लोगों से बचपन में ये झूठ बोला गया कि बस थोड़ा सा पढ़ लो, एक बार जब ये कर लिया फिर तो जिंदगी में आराम ही आराम है। याद है, कहा गया ना, आपसे भी कहा गया होगा, मेरे से भी मेरे माता पिता कहते थे 10th के टाइम पे कि 10वीं पढ़ लो फिर तो आराम ही आराम है। फिर मैं 12वीं में आ गया, 12वीं में कहा बेटा बस 12वीं पढ़ लो, फिर कहीं आईआईटी वाईआईटी चले जाओगे फिर तो आराम ही आराम है। फिर मैं आईआईटी चला गया तो मालूम चला कि भैया आईआईटी में भी कोई आराम नहीं है, वहां भी बहुत काम होता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप आईएएस बन गए उसके बाद आराम ही आराम है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत ज्यादा व्यस्त आपकी जीवन शैली होने वाली है, बहुत ज्यादा आप हेक्टिक, एक मैं नॉर्मल, देखिए जो हमारे विद्यार्थी हैं उनसे बातचीत के आधार पे कि सुबह आप किसी फ्लड रिलीफ कैंप का इंस्पेक्शन करने गए, दोपहर में आप राज्य सरकार के साथ पॉलिसी मीटिंग करने गए, शाम को आप किसी स्कूल बिल्डिंग का उद्घाटन करने गए, रात को आपने अपने काम की रिपोर्ट तैयारी करी, तो बेसिकली 24/7 आपके पास काम है। इसी बीच में कोई वीआईपी आपके क्षेत्र में आ रहे हैं, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आ रहे हैं, कोई विदेशी गणमान्य अतिथि आ रहे हैं, अचानक से कोई आपदा आ गई, अचानक से कोई अपराध की घटना हो गई। तो ऐसे में यह बात याद रखिए कि सिविल सर्विसेज में अगर आपको आराम के लिए जाना है तो आप गलत जगह जा रहे हैं। इस नौकरी में आराम नहीं मिलेगा। मैं आपको सत्य घटना बताता हूं। मेरी एक मित्र थी बहुत अच्छी, उसका आईपीएस में सिलेक्शन हुआ, वो आईपीएस थी। तो भाई मैं उसकी शादी में गया, मैं एकदम सच्ची बात बता रहा हूं, मैं उसकी शादी में गया। तो होता है ना, आप जब तैयारी करते हो तो आप दोस्त होते हो, फिर मैं बॉम्बे आ गया, नौकरी करने लगा, वो सेलेक्ट हो गई तो वो कुछ और कर रही थी, तो मैं उससे कई साल बाद मिला था। तो मैंने उसको बोला यार बहुत साल हो गए मिले हुए, कभी बैठते हैं साथ में, अभी तो शादी वादी में तो बहुत, उसकी शादी थी वो तो बहुत बिजी थी, मैंने कहा अभी बैठते हैं यार आराम से, तू शादी वादी हो गई फ्री हो जाएगी जब, तो बैठते हैं कभी बातें बातें करते हैं। तो उसने बोला हाँ मेरा ऑफिस यहाँ पर है, कभी भी आ जाओ, ऑफिस में बैठ के बातें करते हैं आराम से। मैंने कहा ऑफिस नहीं यार, मैंने कहा वीकेंड पे कभी घर आता हूं ना, वीकेंड पे कभी घर पे बैठते हैं आराम से बातें बातें करते हैं। तब उसने मुझे ये बोला कि भाई मैं पुलिस में हूं, मेरा कोई वीकेंड नहीं होता। और तब मेरे को रियलाइज हुआ कि हम बाकी सभी नौकरियों में हमको संडे का इंतजार रहता है, सैटरडे संडे का, कि हाँ आराम मिलेगा, अब कोई काम नहीं है ना, इस हफ्ते का काम खत्म हो गया, अब आराम है। अगर आप प्रशासनिक सेवाओं में हैं तो वो कॉन्सेप्ट आपके लिए एलियन है, आपके लिए कोई वीकेंड नहीं है। इस बात को याद रखिए। तो भाई आराम बिल्कुल नहीं है, लेकिन नौकरी में एक अलग प्रकार का मजा है। तो पॉइंट यह है कि भाई अगर आपको लगता है कि आप इस तरह की सेवा, इस तरह के श्रम के लिए तैयार हैं, अगर आप में इस तरीके का जुनून है, तो निश्चित तौर पे ये एग्जाम आपके लिए है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने कामों से जाने जाएं, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने कामों से बदलाव लेकर आ पाएं, तो ये नौकरी आपके लिए है। और अगर आप ये नौकरी करना चाहते हैं तो इसके लिए जो भी आपको सहयोग चाहिए, जो भी आपको हेल्प चाहिए, उस हेल्प को लेकर अनअकैडमी आपके साथ हमेशा तैयार है। हमारा शिक्षा महोत्सव अभी चल रहा है। आप अपनी चयन के, जिस साल आपको एग्जाम देना है उसके वर्ष के हिसाब से आप सब्सक्रिप्शन का चयन कर सकते हैं और उससे जुड़ सकते हैं, और आपकी हम पूरी मदद जरूर करेंगे। चलिए जी, इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।